तो हमने 4 स्तर की बात की है। स्वयं मतलब मैं, परिवार, समाज और प्रकृति। ठीक है, तो अगर मानव लक्ष्य को देखें, मानव जाति का जो लक्ष्य है, अभी तक तो था हमारा जो स्वयं का लक्ष्य है सुख और समृद्धि, और मानव जाति का लक्ष्य है, तो इन 4 स्तर पर वो उसका क्या अर्थ निकलता है। तो इसको हम तो स्वयं के स्तर पर परिवार, और प्रकृति। तो स्वयं में समाधान, पहले लिख देते हैं। तो समाधान से क्या मतलब है कि मैं जब कोई भी समस्या या किसी भी स्थिति में होता हूं, तो जो भी समस्या आती है उसका मेरे पास हल होता है या हल निकालने का तरीका होता है। ठीक है, उसको अगर विस्तार करते हैं तो हम उसको ज्ञान, विवेक, विज्ञान, इसका क्या मतलब है। ज्ञान मतलब नियम, अस्तित्व में जो नियम है वो मुझे पता है। तो नियम से क्या मतलब है, मानव के क्या नियम है, जो भौतिक संसार है, भौतिक प्रकृति है, उसके क्या नियम है, फिजिक्स के क्या नियम है, केमिस्ट्री के क्या नियम है, मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़ते हैं, मानव के अंदर क्या है, मानव प्योर है, मानव की क्या चाहना है, ये सब जो है ये ज्ञान के रूप में आ गया। ठीक है, इसको हम ज्ञान बोलते हैं, ये जो नियम है उनको जानना। ठीक है, विवेक से क्या अर्थ है, जब मैं किसी परिस्थिति में होता हूं, तो वहां पर क्या करना है वो मैं तय कर पाता हूं, उसका मैं निर्णय ले पाता हूं। ठीक है, उसके अनुसार अपना ऑब्जेक्टिव, अपना जो लक्ष्य को अगर बड़ा मान लिया तो उसके जो नीचे सब उपलक्ष्य है वो पता कर सकता हूं। ठीक है, तो विवेक में आ गया, तो ज्ञान में नियम आ गए, प्रकृति के भी और मानव के भी। ठीक है, तो जिसको हम साइंस बोलते हैं ना, उसके जो नियम है प्रकृति के वो इधर चले जाएंगे, वो ज्ञान में ही चले जाएंगे। ठीक है, वरना हम सोचते हैं साइंस का मतलब विज्ञान मतलब साइंस नहीं, यहाँ विज्ञान से मतलब है टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, ये सब आ जाएगा। विवेक, विवेक में परिस्थिति में मैं उन नियम के आधार पे निर्णय ले सकता हूं। किसी भी परिस्थिति में, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं। मतलब क्या है,
सिर्फ नियम का जानना काफी नहीं है, नियम के आधार पे क्या करना है उसके लिए निर्णय लेना ये आवश्यक है। ठीक है, तो इसी में से ये भी निकलेगा कि मैं जिस परिवेश में हूँ, परिस्थिति को अगर बड़ा कर दें, जिस परिवेश में हूँ वहाँ उसके अनुसार मैं अपना उपलक्ष्य तय कर सकता हूँ, मैं अपने लक्ष्य तय कर सकता हूँ। तो विवेक किसका उत्तर देता है, क्या करूं, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। विज्ञान इसका उत्तर देता है कैसे करूं। ठीक है, हमने तय किया कि भाई ये परिस्थिति हो गई है, सारा पानी का गड़बड़ हो गया है, हमने पर्यावरण का बहुत नुकसान कर दिया है, तो अब क्या करें। तो होगा कि भाई पानी के लिए हमें काम करना है, हमें पोल्यूशन कम करना है, ये विवेक कहेगा हमारा। और विज्ञान फिर बताएगा कि कैसे करें इसको, कैसे और कितना। कि प्लास्टिक का उपयोग बंद करना है, उसके बदले में क्या करना है, फिर कितना प्रोड्यूस करना है। तो कैसे और कितना का उत्तर विज्ञान देता है। तो जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं वो सब यहाँ आ जाएगा, जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं वो भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो विज्ञान जो है वो यहाँ थोड़े व्यापक अर्थ में है, खाली साइंस के टर्म्स में हम नहीं सोचे, ये मानव के साथ भी और प्रकृति के साथ भी कैसे और कितना, तो ये विज्ञान है। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट। ज्ञान में आएगी और यहाँ उसके एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन में विवेक, क्योंकि जब परिस्थिति है कितना और कैसे करें, तो ये ठीक है, ये एप्लीकेशन में आ रहा है। हाँ, तो अगर वो ज्ञान है तो इसका एप्लीकेशन है। विवेक जो इन दोनों के बीच में है कि करना है कि नहीं करना है। हाँ, अब रोबोट बन गया है तो इसको बनाना है कि नहीं बनाना है। वो कहानी है ना कि 4 लोग जा रहे थे और अपने अपने फील्ड के धुरंधर थे, तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, जंगल में उन्हें कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। तो एक ने कहा कि मैं इन ऐसे मंत्र जानता हूं कि इन हड्डियां जो हैं ये सब जुड़ जाएंगी। दूसरे ने कहा मैं जानता हूं इसमें मांस आ जाएगा, ऐसी मेरे पास टेक्नोलॉजी है ना, वही कहेंगे ना, ऐसी टेक्नोलॉजी है। तीसरे ने कहा मैं इसमें जान डाल सकता हूं। चौथे ने कहा लेकिन हड्डियां किसकी हैं। बोले शेर की हड्डियां हैं। बोले करना है कि नहीं करना है। ये विवेक कहां से आएगा। टेक्नोलॉजी वाइज तो वो कह रहा है कि मैं इसमें हड्डियां जोड़ दूंगा, दूसरा मांस डाल दूंगा, तीसरा कह मैं इसमें जान डाल दूंगा। तो विवेक नहीं है तो वो शेर हमको खा जाएगा। हम शेर को बना लेंगे। तो चौथे आदमी ने कहा रुक जाओ, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं। और आप समझ सकते हैं फिर इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो ये विवेक कि मुझे ये निर्णय क्या लेना है, इसे करना है कि नहीं करना है, ये विवेक। और अभी क्या हो गया है, जैसे अब किसी के हाथ में नहीं है विवेक, ऐसा लग रहा है। वो कह रहे हैं मैंने शेर में जान नहीं डाली तो वो डाल देगा और वो शेर मेरे पे छोड़ देगा। ठीक है, वो रोबोट अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो कोई दूसरा बना देगा और वो मुझ पे छोड़ देगा, तो मैं बना के उसको उस पे छोड़ दूं, मैं तैयारी तो रखूंगा,
एंड में पता नहीं चलेगा रोबोट ने कब दोनों को मार दिया, शेर के कब खा गया दोनों को, ठीक है। जिसने हड्डियां जोड़ी, जिसने मांस डाला रोबोट में, किसने जा क्या किया, अंत में सबको खा गया वो। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो विवेक गायब हो गया है मानव जाति में, ठीक है। क्लियर है? तो समाधान का मतलब है कि ज्ञान, विवेक, विज्ञान। जब निर्णय लेते हैं हम किसी चीज के बारे में, परिस्थिति में, या अपने लिए उपलक्ष्य तय करते हैं, तो उसमें ज्ञान तो चाहिए ही, विज्ञान भी चाहिए। उसके आधार पर निर्णय होता है। अगर हमें पता है कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इसमें ये दिक्कत आ सकती है, या ये ज़्यादा मुश्किल है, ये ज़्यादा आसान है, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। तो विवेक और विज्ञान ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है। परिवार में समृद्धि, ठीक है। तो परिवार में जो समृद्धि की बात हम कर ही चुके हैं, तो ये अकेले का काम नहीं है, ये परिवार इसमें लगता है। और वैसे सही मायने में कहें तो परिवार जो है, जब मेरे चारों तरफ के समाज से जुड़ता है तब समृद्धि आती है। तो ग्राम स्वराज जिसकी बात करते हैं, तो गांव के स्तर की चीज है ये, पर समृद्धि परिवार में आती है, क्योंकि परिवार रूप में हम एक इकाई हैं और उस जगह पे रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो जो समाज लिखा है ये तो पूरा विश्व समाज तक जाता है। तो इसका जो प्रारंभिक पहला जो कड़ी होगी इसकी, ग्राम, ठीक है। जैसे परिवार है, फिर परिवार का हम कह सकते हैं कि पड़ोसी 10 परिवार है ना, परिवार समूह बोल सकते हैं। तो इधर से परिवार समूह है और इधर से ग्राम, वो फिर अपने आप में एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट होने लगता है। पूरा नहीं होता है लेकिन सेल्फ सफिशिएंट होता है। तो समृद्धि जो है उसका रिजल्ट है। पर कहेंगे तो किस इकाई के लिए मुख्य जिम्मेदारी किसकी आती है? ये परिवार की आती है कि हम परिवार रूप में समृद्ध हैं। समाज के लिए है अभय, वहां किसी को कोई भय नहीं है। भय नहीं है, इसका क्या मतलब है? मतलब मुझे डर नहीं है, डर नहीं है, तो मुझे इसका भय नहीं है कि मैं कैसे मैं जिंदा रहूंगा। परिवार रूप में हुई, पर सुरक्षा का प्रश्न उठेगा। समृद्धि भी इससे जुड़ी हुई रहती है, पर सुरक्षा का प्रश्न उठेगा तो न्याय, सुरक्षा, तो ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ इसमें बिल्कुल अभी हम बात करेंगे इसमें जो चीज़ें आएंगी। पर समाज का जो लक्ष्य माना गया है वो है अभय। तो उसमें प्राण भय भी नहीं है, उसमें मान भय भी, वो व्यक्ति वाली चीज़ें हैं कि मान भय, व्यक्ति को अपने मान का भय, प्राण भय, तो वो उस तरह से लिस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन समाज में जहाँ पे समृद्धि है, सब लोगों के पास चीज़ें हैं, किसी पे समाज में आपस में प्रेम है, परिवारों में प्रेम है, तो ऐसी अवस्था में आदमी कहता है मुझे कोई भय नहीं है। तो समाज में अभय जो है वो मानव लक्ष्य बनता है कि समाज में भय समाप्त हो जाए। ठीक है, अभी बिल्कुल उल्टा हो गया इसका, है ना। परिवार में भय, व्यक्ति में भय, परिवार में भय, समाज में भय, प्रकृति का तो पूछो ही नहीं। प्रकृति के साथ तो भय आ ही चुका है मानव में। प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, ठीक है, बहुत कहने की यहाँ अभी जरूरत नहीं है। तो यह हम मानव लक्ष्य मानते हैं। तो इन चारों के लिए काम करना मानव जाति के लिए ये काम बनता है, क्योंकि अब एक मानव की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम सबकी बात कर रहे हैं मिलके। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं और अब समाज पे आ जाते हैं, जो मैंने वहाँ लिखना शुरू किया था।
तो समाज में, समाज से क्या अर्थ है? जब तो इसमें ये माना है कि व्यक्ति जो है वो परिवार में है, किसी न किसी परिवार में है, और परिवार मिलके साथ में रह रहे हैं, अनेकों परिवार साथ में रह रहे हैं, और उसमें फिर जैसी बात कर ही रहे थे कि 10 परिवार, और एक परिवार में 10 लोग, और 10 परिवार, तो परिवार समूह हो गए, 10 परिवार समूह हो गए तो फिर ग्राम की तैयारी हो जाती है। तो 100 परिवार समूह मतलब 100 परिवार मतलब 1000 लोग, एक रफ नंबर है। तो इस प्रकार से जो है, और फिर 10 गांव तो ग्राम समूह हो गया, फिर उसके भी 10 तो वो ब्लॉक हो गया, फिर जिला हो गया, जो भी है संख्या होते होते पूरी पृथ्वी पे विश्व परिवार या विश्व समाज बोलेंगे। अभी समाज की बात कर रहे हैं। तो समाज में 5 आयाम है, ठीक है। तो अंतर क्या है परिवार में और समाज में? परिवार में संबंध जो है वो व्यक्ति विशेष के साथ है, हम उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं, ठीक है। जब हम समाज में कुछ कर रहे हैं तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम सब कितने 400 करोड़ 700 करोड़ लोगों को जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, पर हमें ये पता है कि हम ये कर रहे हैं, ये सबके लिए है, और सब जो कर रहे हैं उसका लाभ मुझे मिल रहा है। तो वो संबंध जो है वो व्यक्ति के साथ नहीं है, बल्कि एक समाज, पूरे समाज के साथ है। तो वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। जो हम परिवार में हैं या 10 परिवार में हैं, व्यक्ति के साथ वो सीधा सीधा संबंध होता है, ठीक है। काम करते हैं साथ में मिलके, तो वो भी एक संबंध होता है। समाज का मतलब हो गया कि जहाँ पर सब लोग हैं, तो सब लोगों से इंडिविजुअली नहीं है, बल्कि जो काम कर रहे हैं उनके सबके भले के लिए है, और वो जो कर रहे हैं उससे हमको तो लाभ मिलेगा। तो इस समाज में 5 आयाम है। पहला है शिक्षा संस्कार। मैं लिख देता हूं पहले। तो इसमें हम जाएंगे एक एक करके। तो शिक्षा संस्कार से अर्थ है, शिक्षा मतलब समझ बढ़ना, संस्कार से अर्थ है जब हम जीने जाते हैं, उसके आधार पे जब हम जीते हैं तो वो संस्कार हो गया, शिक्षा संस्कार। स्वास्थ्य संयम, तो अब शरीर की बात कर रहे हैं, और समाज के स्तर पर जब बात कर रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पे सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और लोगों में संयम आए, जिससे स्वास्थ्य के लिए, जब बीमार हो तब की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य जब रहे, भविष्य में बीमारी कम से कम हो। उत्पादन कार्य, प्रकृति के साथ उत्पादन है और उसके लिए फिर कार्य है, तो उत्पादन कार्य। चौथा विनिमय कोश, विनिमय मतलब ट्रेड, व्यापार, एक्सचेंज, उनका आदान प्रदान। कोश कि उनको कहीं हम इकट्ठा करके चीज़ों को रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऋतु के अनुसार चीज़ें उगती हैं, और जब वो आती हैं तो उनको फिर रखते हैं, क्योंकि अगली ऋतु में फिर वो तैयार हो पाएंगी, उससे पहले नहीं हो पाएंगी। तो ये कोश उस समय के लिए है, और थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं कि विपदा कुछ आ जाए तो उसके लिए भी हम पे हमारे पास रहे।
और अंत में है न्याय सुरक्षा, समाज में न्याय हो और सब सुरक्षित रहें। ठीक है, तो ये 5 आयाम है। इसके अलावा भी कुछ है क्या? कुछ सोच सकते हैं इसके अलावा कुछ बच गया है क्या? हाँ, तो सवाल उठता है कि जैसे सड़क है, रेल है, उसको कहाँ ले जाएंगे? तो वो जो पर्पस सर्व कर रही है उसमें तो उत्पादन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो लॉजिस्टिक्स चाहिए उसको चाहे तो हम अलग रख सकते हैं, पर वो फंक्शन मतलब क्या वो हमारे लिए पूर्ति कर रहे हैं, वो यही 5 चीज़ें हैं। लॉजिस्टिक्स अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, वो इनमें से किसी चीज़ के लिए या 5 चीज़ के लिए या 4 चीज़ के लिए, 3 चीज़ के लिए वो कुछ कर रहा है। तो लॉजिस्टिक्स को इसीलिए अलग छोड़ दिया, ये फंक्शन है तो उस प्रकार से रहेगा। वो शिक्षा में, शिक्षा संस्कार। तो एंटरटेनमेंट जो है वो शिक्षा संस्कार में जाता है, कलाएं शिक्षा संस्कार में जाएंगी, क्योंकि वो शिक्षा को सुगम बनाता है उसका। हाँ, तो संबंध के लिए क्या चाहिए? हाँ, उसकी समझ हो गई, संबंधों की समझ। पर संबंध में जो मतलब संबंध के लिए क्या करेंगे? हाँ, शिक्षा में तो चला गया वो, पर जब जीने जाते हैं तो इनमें से ही कुछ दूसरे आयाम आ जाएंगे। बच्चा पढ़ गया, शिक्षा प्राप्त कर ली, अब वो उत्पादन में लगा, तो उत्पादन में जो संबंध है उनके साथ है वो। ठीक है, या वो विनिमय में है, या वो न्याय सुरक्षा है, जो भी कर रहा है वो वहाँ पे जो संबंध है, तो शिक्षा में उसकी तैयारी हुई है, और जब जीने के लिए जा रहा है तो ये उसमें ये। और वही एक बालक छात्र जब टीचर बन गया तो वो शिक्षा संस्कार में आ गया। संयम से कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें करनी है नहीं करनी है इसका ज्ञान होना और उनको करना, तो वो उसको स्वास्थ्य संयम में डाला गया है। तो स्वास्थ्य की रक्षा शिक्षा में नहीं आएगा, ये अलग है उसकी अगर शिक्षा भी तैयारी तो शिक्षा को बीज रूप कहा है इन 5 आयाम के लिए, क्योंकि शिक्षा तैयार करती है लोगों को। और जब स्वायत्त मानव शिक्षा संस्था से बाहर निकलता है तो उसकी तैयारी है, और वो इनमें से जो भी अपना चुनता है या जो भी काम करता है, कई बार एक से ज़्यादा भी कर सकता है, तो वो शिक्षा में उसकी तैयारी हो गई है, वो दोनों रूप से, समझ के रूप से भी और एक स्किल के रूप से भी, तो उसकी तैयारी के साथ जो है वो उतरता है। तो शिक्षा अगर ठीक है और 50 साल ठीक से चल जाए तो समाज बदल जाता है, समाज ठीक हो जाता है। 20 साल भी चल जाए तो उसका असर आ जाएगा। तो शिक्षा की अगर वो बात करें कि क्या, इसकी बात शायद की नहीं थी, शिक्षा में क्या विषय वस्तु क्या है, तो इसको कहेंगे हम अस्तित्व।
मैं साधारण आसान भाषा में लिख देता हूँ। ये दुनिया क्या है? अस्तित्व दर्शन ज्ञान। जो सब चीज मेरे चारों तरफ है वो क्या है? फिर स्वयं का ज्ञान, मैं क्या हूं? और तीसरा, मेरी इस अस्तित्व में भूमिका क्या है? शिक्षा की ये विषय वस्तु है। इसमें कुछ बच गया क्या? और अभी क्या चीज ली जा कर रहे हैं हम आज शिक्षा में? क्या कर रहे हैं? अस्तित्व की बात पे आते हैं, स्वयं का तो पता ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। मेरी भूमिका क्या हो, आउट ऑफ सिलेबस। सबको पता है पैकेज लेना है, पर भूमिका क्या हो? भूमिका क्या होती है? पैकेज ही तो होता है। तो पता ही नहीं है कि दूसरी भी कुछ चीज होती है। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, इसमें मान लिया साइंस और तो कुछ है नहीं, तो सोशल साइंस ये सब, इनको भाषा, इन सब पे ध्यान कम हो गया। और जहां ध्यान है भी तो वहां भी विषय वस्तु काफी वैसी हो गई है, तो छोटी हो गई। तो अगर विषय वस्तु ही पूरी नहीं है शिक्षा में, तो फिर तो डिस्कवरी वाला काम हो गया ना। कि जो मानव बच्चा तैयार होकर निकल रहा है, स्वायत्त मानव, वो स्वायत्त मानव बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर बनता है तो अपनी खुद की साधना से बनेगा। हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो तो हमने लिखा था स्वायत्त मानव में, जो 6 चीजें लिखी थी, उसमें एक चीज पे टिक था, वो भी आधा टिक था, स्वावलंबन। स्वावलंबन से मतलब था पैकेज, वो भी पूरा नहीं था। ठीक है, 5 आउट ऑफ 6, 80% छोड़ दिया स्वायत्त मानव। जो हो रहा है वो अपने आप इंसिडेंटली हो रहा है, प्रयास पूर्वक सोच के, उसकी पूरी तैयारी के साथ। तो पता भी नहीं है कि कुछ और है। ठीक है, वहां पहुंच गए। तो वही हाल है, क्योंकि जब अगर स्वयं ही हट गया तो भूमिका भी हट गई। तो जो बच्चे बाहर निकलते हैं वो क्या है? स्वायत्त मानव में क्लैरिटी है, आत्मविश्वास है। अभी क्या है? टोटली कंफ्यूज्ड। क्या करना है पता नहीं, कैसे करना है पता नहीं, पैकेज बता दीजिए वो करना है। उसकी क्या तैयारी है? उसकी भी तैयारी नहीं है। ठीक है, तो शिक्षा में जब ऐसा हो जाएगा तो ये समाज जो है कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है समाज। तो इनको लेते हैं फिर एक एक करके। तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत अगर हम लिखना चाहें शॉर्ट में, समाज के स्तर पर, ठीक है, समाज किस तरह से देखता है शिक्षा को, कि जो बालक यहां से निकले, एक तो साथ स्वायत्त मानव, तो डिटेल आ गई कि उसको समझ है, व्यवस्था की समझ है। तो अगर हम कहें मानव लक्ष्य क्या है, तो स्वयं की व्यवस्था को समझना, परिवार की व्यवस्था को समझना, समाज की व्यवस्था को समझना, प्रकृति की व्यवस्था को समझना, उसके अनुरूप काम करना। ठीक है, समझना काफी नहीं है, फिर काम करना। तो स्वयं की क्या व्यवस्था है, तो ये पता होना चाहिए, जिसकी हमने बात की कि मानव क्या चाहता है, मानव की क्या चाहना है, हम बिल्ट इन कैसे हैं, संबंधों का क्या अर्थ है। तो
उस व्यवस्था में ही हम खुश होते हैं, हम सुखी होते हैं। परिवार की क्या व्यवस्था है? परिवार में संबंध है, शिकायत मुक्त परिवार है, समृद्धि है, ठीक है। तो उसमें जब भी हम समृद्धि की बात करेंगे तो काम करने की बात है, तो प्रकृति के साथ काम करना है और लोगों के साथ काम करना है, तो उसकी समझ, ठीक है। तो वो परिवार में व्यवस्था है। समाज में क्या व्यवस्था है? ये समाज की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं कि इस व्यवस्था में 5 आयाम है, 5 और सिर्फ 5, छठा आयाम नहीं है, ठीक है। जो है वो इनके सपोर्ट के लिए है, तो उनको उसी में रख सकते हैं। तो ये समाज की व्यवस्था है। और इसको अगर लेवल्स में जाएंगे तो ये तो आयाम हो गए, अगर लेवल्स में जाएंगे तो ग्राम आ गया, ग्राम समूह आ जाएगा, ब्लॉक आ जाएगा, जिला आ जाएगा, प्रदेश आ जाएगा, देश आ जाएगा और पूरा विश्व आ जाएगा, ठीक है। तो समाज की व्यवस्था। प्रकृति की क्या व्यवस्था है, इस पे कल बात करेंगे, पर प्रकृति जो है वो सह अस्तित्व में है, ठीक है, नियम के अनुसार चलती है। उसमें मानव की क्या भूमिका है, ठीक है, मानव उसको और अच्छे से आगे ले जा सकता है या मानव उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो समझदार मानव होगा तो उसे आगे ले जाएगा, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा, जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मानव जाति के स्तर पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था की बात है, तो शिक्षा में व्यक्ति जो है पूरी व्यवस्था को समझे और उसके अनुसार जी सके, ठीक है। तो वो जो स्वायत्त मानव ने जो हम चीजें लिखी थी वो कुछ स्वयं की व्यवस्था से रिलेटेड है, कुछ परिवार की व्यवस्था से, कुछ समाज की, ठीक है। स्वावलंबन तो प्रकृति भी साथ में आ जाएगी। तो अगर शॉर्ट में लिखना है तो शिक्षा का अर्थ है पांचों ये चारों स्तर पर व्यवस्था को समझना या पूरे अस्तित्व में व्यवस्था को समझना, ठीक। इसके अनुसार जीना, ठीक है। ये रहा ज्ञान, विवेक, विज्ञान। जब जीने जाएंगे तो ये सब आ जाएगा, और समझ, ये सब करने की तैयारी, ठीक है। ब्रीफ डेफिनेशन। स्वास्थ्य संयम, तो इसमें पहले संयम को ले लेते हैं। संयम में यह है कि हम जो है एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं, किस चीज की, कि जो मेरा शरीर है इसका पोषण, संरक्षण और सदुपयोग। यहां पर भी जब शिक्षा बोलते हैं तो ये पहला वाला आ गया, संस्कार मतलब इसके अनुसार जीना। खाली उसको समझा ही नहीं है, उसको जिया है। तो पोषण, संरक्षण व सदुपयोग,
तो शरीर का पोषण पता होना चाहिए कि हम क्या लें उसको, और वो उसको हम करें, क्या भोजन लेना है क्या नहीं लेना। जब ये जिम्मेदारी लिखना भूल गया मैं यहाँ, जिम्मेदारी, जब वो जिम्मेदारी का भाव आ जाए तो इसका मतलब संयम आ गया। संयम से ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को, किसी को कंट्रोल करना है या अनुशासन के तहत कुछ करना है, पर अल्टीमेट वही है कि ये जिम्मेदारी का भाव आ गया मुझे मेरे अपने शरीर के प्रति। तो उसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है शरीर की? पोषण, उसको मैं बचाऊं, सर्दी गर्मी आग जो भी है, और उसका सदुपयोग करूं, ये जिम्मेदारी है। तो हमने मैं और शरीर की बात की है, तो इसमें लक्ष्य कौन तय कर रहा है? शरीर तय कर रहा है कि मैं तय कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं। शरीर क्या कर रहा है फिर? मैं और शरीर में क्या संबंध है? मैं लक्ष्य तय कर रहा है और मैं शरीर को साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। शरीर मेरा साधन है, किस काम का? जो लक्ष्य मैंने तय किए। ठीक है, मेरे पास एक टूल है, ठीक है, मेरे पास खुरपी है। अब खुरपी डिसाइड करेगी कि कहां खोदना है, या मैं डिसाइड करूंगा? मैं करूंगा। अब खुरपी टूटे नहीं, ये जिम्मेदारी किसकी है? खुरपी की है कि मेरी है? मेरी है। जब भी कोई साधन है तो मैं, जो भी साधन जिसके हाथ में है, ये उसकी जिम्मेदारी है। वही तय करता है कि साधन को कैसे इस्तेमाल करना है, किस लिए इस्तेमाल करना है, पहली चीज किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, और उसकी जिम्मेदारी कि वो खराब ना हो, ठीक ठाक रहे, टूटे फूटे नहीं, अगर हो जाए तो ठीक करने का काम, ये जिम्मेदारी मैं की होती है। ठीक है, तो शरीर जो है साधन कहा गया है इसीलिए। इंस्ट्रूमेंट, फाइनेस्ट इंस्ट्रूमेंट, दुनिया का जो फाइनेस्ट इंस्ट्रूमेंट है अगर कोई है तो वो शरीर है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसके नजदीक भी नहीं आता है, बहुत दूर। ठीक है, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इतना फाइन इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, तो भाई उसको तो अच्छे से रखना है कि नहीं रखना है? जहां ये भाव आ गया, संयम आ गया, है ना? क्या इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, ठीक है, उससे मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो जिम्मेदारी का भाव आता है साधन के प्रति, अपने इंस्ट्रूमेंट के प्रति, वही संयम है। ठीक है, स्वास्थ्य में वो सब चीजें आ जाएंगी कि इसकी क्या जानकारी है, सूचना है, मैं लिख नहीं रहा हूं, पर स्वास्थ्य, इसके साथ जो भी ज्ञान जुड़ा हुआ है, जो भी चीजें पता है हमको, वो। और संयम का वो भाग है जो जिम्मेदारी वाला है। पता तो सब कुछ है पर करते कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ज्ञान जो है, विवेक, और इस सब के बाद क्या है? विवेक सब कुछ है, निर्णय लेते हैं पर करते कुछ नहीं है, कर्म है इसके बाद। तो जिम्मेदारी का भाव है, अपनी भूमिका हम समझते हैं और जिम्मेदारी का भाव है, तो हम फिर करेंगे। ठीक है, तो ज्ञान विवेक विज्ञान, इसके साथ फिर क्रियाकलाप, तो वो कर्म में आ गया। ठीक है, फिर इस पे आते हैं, उत्पादन कार्य।
तो उत्पादन में तो कार्य पहले ले लेते हैं। कार्य का क्या अर्थ है कि जो हम प्रकृति के साथ करते हैं उसको हम कार्य में लिख रहे हैं, प्रकृति के साथ। प्रकृति के साथ जो हम क्रियाएं करते हैं, प्रकृति के साथ क्रिया, वो कार्य। और किस लिए कर रहे हैं? कुछ बनाने के लिए, कुछ काम, हमारे उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं या उपयोगी वस्तुओं को तैयार कर रहे हैं। तो ये जो जिसको हम कहते हैं हम बना रहे हैं, हमको बना नहीं रहे हैं, हम प्रकृति के साथ कार्य कर रहे हैं। खेती में तो स्पष्ट ही है। पर अगर कपड़ा बुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? को पता है कि किस प्रकार से क्या काम करना है प्रकृति के नियम के अनुरूप, तब करते हैं। मोबाइल बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम बना रहे हैं क्या? हम अगर ये भाषा इस्तेमाल करते हैं कि मैंने मोबाइल बना लिया, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए इसका किस अर्थ में मतलब है। हमने प्रकृति के कुछ नियमों को पहचान लिया, उन नियमों के अनुरूप कार्य किया तो मोबाइल बन गया। हमने नहीं बनाया। अगर प्रकृति के वो नियम नहीं आते हैं या प्रकृति के ऐसे कुछ है नहीं, तो आप नहीं बना सकते। आप सोचो कि मैं ऐसी चीज बनाने जा रहा हूं कि मैं यहां हूं और एक झटके में मैं 1,00,000 किलोमीटर दूर पहुंच जाऊंगा। अगर प्रकृति में प्रावधान नहीं है, नहीं कर सकते आप। तो प्रकृति के नियमों को पहचान कर उसमें उसके अनुरूप एक दिशा देके काम करना, यही उत्पादन कार्य है। चाहे आप खेती कर रहे हैं और चाहे आप मोबाइल बना रहे हैं और चाहे रॉकेट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं आप, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, तब हमें समझ में आता है कि हम प्रकृति क्या चीज है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। विनिमय कोश, इसमें प्रकृति पे कुछ उत्पादन कार्य पे कुछ इसमें वो सब चीज आ जाएगी। कितना बनाना है, कैसे बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो तय हो गया, पर जब हम क्रिया कर रहे हैं तो कौन सी क्रिया ठीक है, कौन सी हमारे लिए उपयोगी है, लाभदायक है, कौन सी हमारे लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। तो प्लास्टिक बनाना या ऐसी विधि से काम करना जिसमें पॉल्यूशन हो रहा है, वो भी उत्पादन के अंतर्गत आएगा। तो उसमें किन मुद्दों का हमें ध्यान रखना होगा कि प्रकृति के साथ हम क्रिया तो कर रहे हैं, पर जो क्रिया हम कर रहे हैं वो हमारे जैविक हित में है कि नहीं, ऑर्गेनिक है कि नहीं, हमारे शरीर, जो मानव, जो पूरी प्रकृति, जो प्राणावस्था है और जो जानवर हैं और हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद भी तो उसी, हमारा शरीर भी वैसे ही है ना, तो इनके अनुरूप हम काम कर रहे हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। तो यहाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। पहले तो ये मुद्दा बना और अब ये दूसरा मुद्दा ये भी बन गया है कि क्या बना रहे हैं हम।
है प्रकृति के नियम को समझ के ही बना रहे हैं। प्रकृति के नियम को समझ के हम वो चीज़ें बना रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए, और प्रकृति ने जो इतने मेहनत करके जो चीज़ें बनाई हैं उन सब के विपरीत है। तो प्राणावस्था के विपरीत है, जो जानवर हैं उनके विपरीत है, हमारे खुद के शरीर के विपरीत है। ठीक है, तो उसका जो बनाने का तरीका है वो ठीक नहीं है। तो क्यों बना रहे हैं हम, क्यों बना रहे हैं प्लास्टिक? आज से 1000 साल बाद वो कोई इसका कहेंगे, इसका उत्तर ही समझ नहीं आ रहा है। वो छात्रों को जब पढ़ाया जाएगा ना, वो यही पूछेंगे अपने टीचर से जाके, ये बना क्यों रहे थे, ये समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्यों बना रहे थे प्लास्टिक? कपड़े की जरूरत थी तो वो कपड़ा था ना, ऊन या रुई से बना हुआ। नहीं, वो बर्तन चाहिए थे तो बर्तन तो इतने और तरीके थे, क्यों बना रहे थे प्लास्टिक? अध्यापकों को मुश्किल हो जाएगी, वो सब पूछेंगे भैया क्यों बना रहे थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। किताब में लिखा हुआ है कि ये 1000 साल पहले ये शुरू हुआ, ठीक है, बच गए किसी तरह से, मानव जाति मरते मरते समाप्त होते होते बच गई। अगर खत्म हो गई तो फिर 1000 साल बाद कोई स्कूल ही नहीं होंगे खत्म सब। क्या उत्तर है इसका? हाँ, उसका बहुत फायदा होता है। क्या फायदा? फायदा हो रहा है, लेकिन हमारा तो पोल्यूशन, मतलब हम मर जाएंगे लेकिन फायदा बहुत होगा। सुविधा बढ़ रही है लेकिन मर जाएंगे। कहाँ समझ रहे? समझ नहीं रहे। अगर समझ रहे होते तो क्यों कर रहे होते? तो वास्तव में वो समझ नहीं है। आज हम इसकी बात कर सकते हैं, 1000 साल बाद इसका कोई उत्तर नहीं मिलने वाला है कि ये क्यों कर रहे थे। मतलब मुझे नहीं समझ आता कि क्या उत्तर दूंगा अगर मुझसे कोई पूछेगा कि पता है ये सब हो रहा है, क्यों कर रहे थे। मैं जो भी उत्तर दूंगा बच्चा उसको काट देगा। बिल्कुल, हाँ, अभी आते हैं न्याय सुरक्षा पे हाँ, समझ का स्तर अगर बढ़ जाए तो सारी चीजें मतलब क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्या लगता है? हाँ, जिस वैज्ञानिक ने बनाया बोला क्या चीज बनी है, अरे मैं शेर थे ना, वो हड्डियां जोड़ दी सारी उसकी क्या बात है, क्या उसके अंदर सारा मांस आ गया शेर में तो जान क्यों फूंक दी उसमें वो खा गया हमें प्लास्टिक आके। आप सोच के देखिए क्या उत्तर देंगे। ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई थी कि जो प्लास्टिक बनाए जा रहे हैं? उत्तर नहीं बन रहा, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। प्रकृति अपने आप से कंट्रोल नहीं रखती है, जैसे मानव जो करना चाहता है वो कर ही रहा है। प्रकृति का कंट्रोल ये है कि करो और मरो। पृथ्वी को कुछ नहीं होने वाला। हम कहते हैं ना पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी को कुछ नहीं होने वाला लेकिन दुख की बात है कि आदमी सारे जानवरों को लेके मरेगा। वे खुद ही मरो पर जानवरों को लेके मरेगा, पेड़ों को भी एक हद तक। फिर प्रकृति शुरू करेगी अपना काम, वो तो चल ही रहा है। हाँ, तो मानव जाति ये सब क्यों कर रही है? और समझ के लिए शिक्षा,
तो शिक्षा का अंग नहीं बनेगी जब तक ये चीज़ें, जैसे जैसे तैयारी नहीं होगी ये नहीं होगा। हाँ, तो संयम जो है स्वास्थ्य से हमने रिलेट किया है, इसको जनरलाइज कर देंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। बहुत सही कह रहे हैं। अभी संयम हम इस अर्थ में लिया है, स्वास्थ्य के अर्थ में लिया है, पर जिम्मेदारी सदुपयोग में आ गया है। सदुपयोग तो शरीर का सदुपयोग, किसी भी चीज़ का सदुपयोग, हम वो चीज़ें बनाएं जो सदुपयोग है जिनका। तो हम क्यों बना रहे हैं ये नशे की चीज़ें? तो अब आते हैं विनिमय कोष पे। ठीक है, ये बड़े ये दो, तो ये उपयोगी वस्तुओं में के आधार पे अब तय नहीं कर रहे। अब कुछ और चीज हम ले आए, प्रॉफिट। प्रॉफिट के आधार पे तय कर रहे हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। विनिमय कोष तो विनिमय से अर्थ है कि हम एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान उभय तृप्ति के लिए, दोनों के सुख के लिए। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, पैसे की दौड़ के लिए नहीं, बल्कि उभय तृप्ति के लिए आदान प्रदान। लाभोन्माद के लिए नहीं, यहां लिख देता हूं मैं। अभी क्या कह रहे हैं? लाभोन्माद को ले आओ ताकि खूब प्रोडक्शन हो, कम से कम पैसे से प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो लाभोन्माद सेंटर में आ गया। एक्सचेंज में लाभोन्माद आ गया, क्योंकि उसको आपने बड़ा मान लिया। जबकि यहाँ कह रहे हैं कि इसके नहीं, इसके लिए नहीं, बल्कि उभय तृप्ति के लिए। मेरे पास एक वस्तु है जो मैं उसका उत्पादन कर रहा हूँ, आपके पास दूसरी है, तो हम जो है आदान प्रदान करते हैं उसका। कोष से क्या अर्थ है? कि हम चीज़ों को रख सकें, सुरक्षित रख सकें अगली आने वाली ज़रूरत के लिए, जमाखोरी के लिए नहीं। करेंसी सब इसके लिए है, वो एक तरीका है इन सब चीज़ों के लिए, पर ना तो हम करेंसी का हम कुछ कर नहीं सकते हैं। विनिमय को सुगम बनाने के लिए करेंसी है। अभी क्या हो गया? करेंसी को ऊपर करने के लिए विनिमय है।
हाँ, तो वो क्या साधन है और क्या साध्य है, इसमें कंफ्यूजन हो गया एक्चुअली। वो हो गया ना, जैसे यहाँ पर हो गया है। नहीं, क्रॉस वायरिंग नहीं, इसमें मुख्य चीज़ क्या है? शरीर मुख्य चीज़ है, बाकी तो कुछ पता नहीं। ठीक है, तो आप शरीर में ही लग पड़े, बाकी चीज़ों का ध्यान ही नहीं है। तो जो साध्य है वो मुख्य बन गया, सॉरी, जो साधन है वो मुख्य बन गया, और जो साध्य है वो भूल गए। करना क्या था हमको, उद्देश्य क्या था, वो भूल गए। और साधन जो था, साधन के लिए करने लगे बस। तो वही चीज़ जो करेंसी के साथ वही हो गया है। बिल्कुल, करेंसी अपने आप में कुछ नहीं है। करेंसी जो है विनिमय को सुगम करने के लिए है। अब ये भूल गए, अब कह रहे हैं पैसे इकट्ठे करना है, तो वो जो उद्देश्य है वो मिक्सअप हो गया। तो वस्तुओं को जमा करना आने वाली ज़रूरतों के लिए, ठीक है। ठीक है, जमाखोरी के लिए नहीं, लाभोन्माद के लिए। तो अब आते हैं न्याय सुरक्षा पे। तो जब हम न्याय की बात करेंगे समाज में, तो हम बात कर रहे हैं मानव मानव संबंध की। तो इसको पहचानना, इसका पूर्ति करना उभय तृप्ति के लिए। तो समाज के स्तर पर तो समाज में मानव मानव संबंध जो भी हैं, उसके आधार पे जो भी हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, निर्वाह हो रहा है, उसमें संबंधों को पहचानना, निर्वाह करना और उसका मूल्यांकन करना। तो ये पहले व्यक्ति खुद करेंगे। और मूल्यांकन का अर्थ क्या है? उभय सुख। ये नहीं कि एक का सुख दूसरे का नहीं, दोनों सुखी, पहले से ज़्यादा सुखी। ठीक है, तो समाज के स्तर पर इसको इंश्योर करना। और अगर यदि यहाँ पे कोई दिक्कत आती है, उसके लिए समाज की व्यवस्था, न्यायालय है, न्याय समिति, वो हो गए, चाहे वो ग्राम के स्तर पर हो, चाहे और बड़े स्तर पर हो।
और प्रिजर्वेशन मतलब सुरक्षा। तो इसका सुरक्षा, संवर्धन, सुरक्षा और सही सदुपयोग। सदुपयोग शब्द का जहां भी इस्तेमाल हो रहा है, उपयोग और सदुपयोग, क्या अंतर है इसमें? सत्य के लिए उपयोग, लक्ष्य के लिए उपयोग, जो सही लक्ष्य है उसके लिए उपयोग। सही लक्ष्य क्या है? ठीक है। तो विद्यालय में अगर जो भी कर रहे हैं, प्रश्न यही उठेगा, समाधान के लिए है कि नहीं? फिल्म दिखा रहे हैं, समाधान के लिए है कि नहीं? नाटक हो रहा है, समाधान के लिए है कि नहीं? खेल हो रहा है, समाधान के लिए है कि नहीं? ठीक, पूरा उसके लिए। और समाधान के साथ शरीर की अगर बात और कर लें तो उसमें वो भी आ जाएगा, शरीर के लिए या मन के लिए, शरीर या मन। तो सदुपयोग हम जहां भी करेंगे, लिखेंगे, वो है सही लक्ष्य के अर्थ में। और ये कैसे तय करेंगे? मानव लक्ष्य से तय कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, रोक सकते हैं। तो मैंने कहा कि संक्षेप में इसको बता देते हैं। तो इसमें आप सोच सकते हैं अलग अलग बिंदु से। सड़क बना रहे हैं तो वो किसके अंदर अंतर्गत आएगा? उत्पादन में आएगा जब बना रहे हैं। जब बन गई तो उसका क्या, तो सदुपयोग क्या है, किस पर्पस के लिए बनी है, या उसका जो हम उपयोग करते हैं ये कौन सा सदुपयोग है, कौन सा दुरुपयोग है, उसकी बात भी हम कर सकते हैं बनाते वक्त और बनाने के बाद, प्रयोग के टाइम। किस विधि से बनाए तो कैसे और क्या आ जाएगा। ठीक है। जब भी हम प्रकृति के साथ काम कर रहे हैं तो ये आएगा। मानव के साथ कर रहे हैं तो उसमें लाभोन्माद, ठीक है, जिसको वर्चू मान लिया है। तो जो फार्मर्स बिल था उसमें उन्होंने कहा जमाखोरी तो अच्छी चीज है, जमाखोरी अलाउ करेंगे तो वो पैसा लगाएंगे, पैसा लगा के वो चीजें खरीद के रखेंगे तो सुरक्षा हो जाएगी चीजों की। बाद में कीमत वो बढ़ाएं तो बढ़ाएं। तो लाभोन्माद और जमाखोरी, लाभोन्माद ऑलमोस्ट हटा दिया है। अब चाहे जितना कमा सकते हैं, किसी भी तरीके से कमा सकते हैं, लीगल तरीके से। प्रकृति के हिसाब से वो गलत है, उससे कोई मतलब नहीं। संपत्ति का अधिकार करके संविधान में भी प्रावधान, संपत्ति का अधिकार है, लाभोन्माद का अधिकार नहीं दिया है। कोई लिमिट नहीं है तो फिर तो बढ़ता ही। हाँ, तो संविधान ने ये नहीं लिखा है कि असीम संपत्ति का अधिकार है। सीमा भी तो लिखा है समता, न्याय, बंधुता और हाँ, यानी उसमें एक विवेक आता है ना। तो इसीलिए जब इस तरह की चीज आती है कि भाई यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, नहीं,
हुआ है डिटेल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल। लेकिन इसमें तो जब वैसे अगर सपोज लिखा हुआ नहीं भी होता है हाँ तो वो जो प्रिंसिपल्स है वो जो प्रियम्बल होता है ना उसमें आता उसके हिसाब से जज किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो कुछ पेंटिंग्स बनवाई गई, ठीक है, वो शायद 16 पेंटिंग्स हैं और नंदलाल नंदलाल घोष घोष उनको उनसे बनवाई गई। तो ये नहीं कि वो कोई भी पेंटिंग थी, सोच समझ के वो बनवाई गई, ठीक है। और वो 2 कॉपीज में है पेंटिंग, बाकी जो बाजार में बिकते हैं उनमें नहीं है। जो एक संसद में रखी हुई है और दूसरी पेंटिंग दूसरी संविधान की जो कॉपी ऑथेंटिक कॉपी है ओरिजिनल, वो मुझे दूसरी पता नहीं कहाँ है, वो राष्ट्रपति के पास होगी। हाँ, तो उसमें उस पेंटिंग के आधार पे राम जन्मभूमि का निर्णय हुआ था। आपको शायद ये पता नहीं होगा। जो जज जो कोर्ट था कि ये राम कौन है, उनका ये पेंटिंग है और ये प्रियम्बल जैसी पावर रखती है। तो राम हमारे आस्था पुरुष है, उनके साथ बहुत सारी अच्छे गुण जुड़े हुए हैं, उसके आधार पे वो निर्णय दिया गया था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन जहां साइलेंट है वहां आप प्रियम्बल पे जाते हो, लिखा हुआ क्या है। प्रियम्बल भी नहीं है तो तस्वीरों पे जाते हो, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग, लीगली ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब लीगली इसको कंसिडर करते हैं। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो अगर प्रियम्बल के प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाता है, असीम संपत्ति का, तो उस पर आप कानून बना सकते हो। तो अब आपकी इच्छा है, कानून बनाना चाहो या ना बनाओ, है। थोड़ा बहुत किया था वो, अब बिल्कुल हट गया। हाँ, सीलिंग, हाँ, लैंड सीलिंग, सीलिंग का कानून आया। हाँ, वो उसके अंतर्गत आया। बिजनेस हाउसेस बढ़े और यानी सेंट्रलाइजेशन बढ़ा और इनकम लेवल्स बढ़े तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं हुआ सरकार। तो जो पहला संसद का जो पहला बिल था वो था जमींदारी उन्मूलन। और ये सोच समझ के कि भाई कौन सी चीज है जो सबसे बड़ी चीज है, वो पहला संसद में हम वो पास करेंगे। जब वो पास हुआ तो ये सब लोग कोर्ट में गए कि साहब संविधान के अनुसार हमें संपत्ति का अधिकार है, आप जमींदारी हटाने का मतलब हमारा लैंड कैसे खींच ले सकते हो आप। तो अगले 8 महीने 9 महीने में बहुत सारे फिर नई चीजें हुई, जो कानून जो संविधान में जोड़ी, संविधान का संशोधन हुआ और उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि इसको अब हम ले सकते हैं। मेरे हिसाब से कोर्ट उसके अतिरिक्त भी जज कर सकता था प्रियम्बल के हिसाब से, लेकिन उसको एक्सप्लिसिट कर दिया कि जमींदारी प्रथा तो इस प्रकार। एक तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो जो इसी कारण से हुआ था। हाँ, तो जो उद्देश्य है ना, मैं कहना एक चीज चाह रहा हूं कि जो उद्देश्य है उसको हम कभी हाईलाइट नहीं करते हैं, बच्चों के साथ भी नहीं करते, पढ़ाते हुए भी नहीं करते। शिक्षा में उद्देश्य को हाईलाइट करना बहुत आवश्यक है। जब उद्देश्य हाईलाइट नहीं होता तब वो कहते हैं अरे ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, कानून ये भी कहता है, वो भी कहता है, अब क्या करें। तो उस समय उद्देश्य तक बच्चा वहां तक जाए, सोच पाए और उसके अनुसार फिर कार्य कर पाए कि ये मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ये जो है तो उद्देश्य हमारे कौन से उद्देश्य है, हमारे मानवीय उद्देश्य है, संविधान से भी ऊपर है, ठीक है। तो इस पे कभी बात करेंगे, समय नहीं है, कि संविधान के ऊपर क्या चीज है, ठीक है। तो वो न्यूरम संविधान के ऊपर संसद विवेक जाता है। और ये इंटरनेशनली मैं बता ही देता हूं, जब द्वितीय महायुद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अत्याचार किए हैं उन पे हम मुकदमा चलाएंगे, ठीक है। तो जर्मनी के वो बहुत सारे लोग पकड़े गए, उन्होंने कहा मुकदमा कि आप जीत गए, हमें मार दो।
एलाइज ने, जो जो जीती हुई शक्तियां थी, उनको ये भी तो था ना कि हम बड़े नियम के अनुसार चलते हैं। तो उन्होंने कहा इन पे जो है मुकदमा चलाया जाएगा। उस मुकदमे का नाम है न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, बड़े प्रसिद्ध मुकदमे हैं, और 1-2 नहीं 5,000 लोगों को फांसी दी गई थी उसमें। वो जब मुकदमा चला तो उन्होंने कहा कि साहब आपने ये काम क्यों किया। किसी ने उनको ज्यूज को गैस चैम्बर में डाला था, किसी ने गोली मार दी थी, किसी ने कुछ किया था। युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, युद्ध में सेल्फ डिफेंस है, लेकिन आपने अत्याचार जो किया, बोले साहब हम तो अपने देश का संविधान फॉलो कर रहे थे। हमारे देश के संविधान में लिखा है कि अगर आप फौज में हो आपको ऑर्डर फॉलो करने हैं। ऊपर से ऑर्डर आया, हमने गोली मार दी। ऊपर से ऑर्डर आया, हमने जहर में गैस में डाल दिया, जहरीली गैस में। इसका क्या उत्तर है बताइए? हमने तो अपना संविधान फॉलो किया ना। आप कैसे दंड दे सकते हो? आप ऐसे ही गोली मार सकते हो मैं, पर आप कानून के तहत हमें कैसे कर सकते हो? क्या लगता है आपको? आपके देश से ऊपर एक कानून है। पर एक्चुअली वहाँ और ये जब गोली मारती, ये जब रखा जाता है, अब उस देश का संविधान, आप जर्मनी के संविधान के बारे में, जर्मनी, इटली, जापान, किसी भी देश का संविधान एक पूर्ण मानवीयता का भान रखते हुए किया गया है, परिपूर्ण है, ऐसा तो मानने का कोई कारण वे तो मान भी नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं जी हमने अपना संविधान फॉलो किया। अब वो मानवीय है अमानवीय है उसका हम क्या करें? वो हमारे हाथ में थोड़ी है। हमने तो अपने संविधान के अनुसार फॉलो किया, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। अब बताइए क्या कानून तोड़ा हमने अपने देश का? तो जब इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, उनसे कहा आपने मानवीय कानून तोड़ा। ठीक है, मानवीय कानून क्या है ये आपको पता है, आप मानव है। मैं अब दे रहा हूं, मैं उसका डिफेंस दे रहा हूं आपको। चूंकि आपने मानवीय कानून तोड़ा, इसलिए आपको ये सजा सुनाई जा रही है। ठीक है, और 1, 2, 100, 500 नहीं, 5,000 लोगों को मारा गया, एग्जीक्यूटेड। ह्यूमन राइट्स क्या चीज है? आपके देश का कानून कुछ भी हो, अगर आप ये करते हैं तो ये गलत है। ह्यूमन राइट्स वहीं से निकल के आया है। ठीक है, और अगर आपने ऐसा काम किया है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप दोषी हैं। आपका देश का चाहे जो हो कानून। ठीक है, ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि 2022 में 1922 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था और गांधी जी पे मुकदमा चला था, तो पता ही होगा कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चौरा चौरी कांड के बाद। उन्होंने कहा मैं पूरे देश का जो मूवमेंट चल रहा है, बहुत गालियां सुनने को मिली थी उन्हें, इस समय पूरी तैयारी है, इस समय तो हम अंग्रेजों को निकाल के ही बाहर छोड़ेंगे और आप वापस ले रहे हो पूरे आंदोलन को। बोला आप, मैं तो इसके लिए फेवर में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि हम इसको वापस ले रहे हैं। पूरा आंदोलन रुक गया और इसके बाद अंग्रेजों ने गांधी जी को अरेस्ट किया कि आप देशद्रोही हो। लोग कह रहे हैं इन्होंने तो सारा वापस ले लिया और आप कह रहे हो देशद्रोही हैं। तो उन पे एक मुकदमा चला, वो आप गूगल में टाइप कर दीजिए द ग्रेट ट्रायल, वो पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा उसका। इट इज, आज भी उसको बोलते हैं द ग्रेट ट्रायल। उसमें
जब वो देशद्रोही का आरोप उन पे लगा है और वो कोर्ट में पहुंचते हैं और पूछते हैं आपको कुछ कहना है, आप कहते हो कि नहीं मैं दोषी नहीं हूं। तिलक ने कहा ही था कि मैं दोषी नहीं हूं, आपने मेरे पे देशद्रोह का, सेडिशन का जो आरोप लगाया है ये गलत है। गांधी जी क्या बोलते हैं, आपका आरोप सही है, मैं मानता हूं कि मैंने आपके कानून को तोड़ा है, सेडिशन लॉ के अनुसार मैं दोषी हूं। और जज से बोलते हैं सख्त से सख्त सजा दीजिए मुझको, ठीक है, लेकिन आपका कानून गलत है, ठीक है, आपके देश का कानून गलत है, जो आपने हमारे देश पे कानून लगाया है ये कानून ही गलत है, पर मैं इसके लिए सजा भोगने को तैयार हूं, ठीक है। फिर वो बताते हैं क्यों गलत है, कहते हैं केस खत्म, बस एक दिन का वो ट्रायल है, केस खत्म। तो अगले दिन जो है जब वो सजा सुनाते हैं तो जज क्या करते हैं इसके बाद, उनको सजा सुनाते हैं और साथ में अपना इस्तीफा, मैं अब जज नहीं रह सकता। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। तो मानवीय संविधान क्या है, क्या हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं जब हम न्याय की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 बजे वो अपना, और कोई कुछ प्रश्न है क्या, कुछ? तुम 6 बजे आते हैं? हाँ एक सवाल था। हाँ 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 अभी भी इस टॉपिक को रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब भी मानव को सुन के आएंगे फिर भी फिलोसॉफिकल या भी अपनी भारतीय तत्व में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारा मिलके मानव होता है। ये सारे शब्द यहाँ पे कहीं पे आए नहीं है, वो एक्चुअली होता है या फिर उसका आभास है या फिर कुछ नहीं होने की एक्चुअली क्या है, क्या वो अज्ञान है। क्योंकि इनके सवाल पे भी मैंने कहा था कि दुख कुछ नहीं है। वो एक कहने का एक तरीका था, इस पे थोड़ा समय कम पड़ता है, 5 दिन, थोड़ा सा मैं इस पे हिंट करता हूँ, कोशिश करता हूँ इसको आज नहीं, अभी नहीं, इसके मैं ये करूँगा ना इसके बाद। तो आज एक चीज़ और थी, इसी के लिए टाइम निकालते हैं थोड़ा। ये सोच रहे थे कि अपने ध्यान के बाद में थोड़ा मैं की क्रियाओं की बात करें, वो काम, क्रोध, वो सब जो है ना, दृष्टि, मानव की क्या दृष्टि है, थोड़ा सा मैं को एक्सपैंड करेंगे। लोग, आपने बोला भी था आज सुबह कि जो मैं है, ये मैं क्या चीज़ है, ये काम क्रोध कहाँ है इसमें, या इसमें न्याय धर्म सत्य कहाँ पर है, ये मैं क्या एक ही चीज़ है या इसके अंदर हम कुछ और स्टडी कर सकते हैं। तो ये सोचा है कि इस पर 1 घंटा बात कर लेंगे या आधा घंटा, जो भी समय मिलता है। तो मैं की क्रियाओं की बात करेंगे, तो जब ध्यान के बाद में ये कर लेंगे, फिर डिनर के बाद में फिल्म उसके बाद में रख लेते हैं, ठीक है। आज फिल्म है हेवड़े बाजार, तो जो समाज, ये जो आयाम है इसमें, जैसे अभी गवर्नेंस की बात नहीं की हमने, किस प्रकार से वो व्यवस्थाएं होंगी उसकी बात नहीं की है, पर ग्राम स्वराज की बात भी अलग से कुछ नहीं करी है। हेवड़े बाजार एक फिल्म दिखाएंगे, तो अगर डिनर के बाद तो हम टाइम उस तय कर सकते हैं,
तो 7:30 से 8:30 डिनर हो जाएगा। 40 मिनट की है, 2 वर्जन है, एक 20 मिनट वाला है, एक 40 मिनट वाला है, मैं देख लूँगा 20 मिनट। ठीक है, तो 8:45 रख लेते हैं और फिर थोड़ा डिस्कशन, ठीक है क्या? हाँ ठीक है बाकी सब ठीक फोटो दीजिए मैंने कहा हाँ इथे पण जेवण झाल्यावर इथेच बसायचं आता पाऊस येतोय का बाहेर?